नमस्कार, स्वागत है इस नए विश्लेषण में। आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी के बारे में। उनकी रहस्यमयी मौत और उनके आखिरी सबसे खौफनाक केस की गहराई में आज हम उतरेंगे। आखिर उस काली रात को हुआ क्या था? चलिए बिना किसी देरी के इस पूरी गुत्थी को क्रमबद्ध तरीके से समझते हैं। मेरे अंदर एक ऐसी नेगेटिव एनर्जी है जो बस मेरे हार मानने का इंतजार कर रही है। ये शब्द किसी आम इंसान के नहीं बल्कि खुद गौरव तिवारी के थे। अपनी आखिरी इन्वेस्टिगेशन पर जाने से ठीक पहले गाड़ी में बैठे हुए उन्होंने अपनी टीम से ये परेशान करने वाली बात कही थी। अब सोचिए, एक लीडर जो हमेशा निडर रहता था, वो अचानक इतना टूटा हुआ क्यों महसूस कर रहा था? ये बस एक शुरुआत थी जो आगे आने वाले सबसे बड़े खतरे का इशारा दे रही थी। 6000 सुनने में शायद ये बस एक आंकड़ा लगे, लेकिन साल 2009 में इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की शुरुआत करने के बाद से गौरव तिवारी ने 6000 से भी ज़्यादा पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस किए थे। ये नंबर उनकी क्रेडिबिलिटी और सालों के अनुभव को बेहतरीन तरीके से दर्शाता है। वो अपने फील्ड के सबसे अनुभवी इंसान थे, जिन्होंने दुनिया के कुछ सबसे अजीबोगरीब और डरावने किस्से सुलझाए थे। कहानी का सबसे अहम हिस्सा शुरू होता है जुलाई 2016 में। दिल्ली के जनकपुरी इलाके से एक बेहद परेशान परिवार का बुलावा आया। उनके घर में अचानक से कुछ ऐसी चीजें होने लगी थीं जिन्होंने पूरे परिवार की नींद उड़ा दी थी। और वैसे ये कोई आम मदद का कॉल नहीं था। हुआ ये था कि कुछ ही दिनों में उस घर की एक जवान लड़की की जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। उसने अचानक कॉलेज जाना बंद कर दिया और खुद को अकेले एक कमरे में बंद कर लिया। परिवार का कोई सदस्य पास भी जाता तो वो जानवरों की तरह घुर्राती थी। एक रात तो हद ही हो गई जब उसके पिता ने उसे अंधेरे में हाथ में खंजर लिए खड़े देखा। उसका लगातार चीखना और खुद को नुकसान पहुंचाना रोज की बात बन चुकी थी। ये सारी बातें दर्शाती हैं कि घर का माहौल उस वक्त कितना भयानक हो चुका था। हैरानी की बात ये थी कि उस दौरान गौरव तिवारी खुद एक बहुत बुरे दौर से गुजर रहे थे। वो डीप डिप्रेशन का शिकार थे और उनका खुद का लाइफस्टाइल भी काफ़ी ख़राब हो चुका था। उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसलिए पहले तय ये हुआ था कि उनकी टीम इस केस को देखेगी। लेकिन जब गौरव ने खुद उस लड़की की ऐसी नाजुक हालत के बारे में सुना, तो उन्होंने तय किया कि अपनी बीमार स्थिति के बावजूद वो खुद उसकी मदद करने आगे जाएंगे। अब यहाँ समझना जरूरी है कि गौरव का काम करने का तरीका बाकी लोगों से बिल्कुल अलग था। वो बिना सोचे समझे एग्जॉर्सिज्म या भूत बाड़ा वाले नतीजों पर नहीं पहुंचते थे। एक वैज्ञानिक सोच होने के नाते उनका हमेशा से मानना था कि किसी भी स्थिति को पहले तर्कसंगत और मेडिकल नजरिए से देखना चाहिए। जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया या डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर यानी DID। गौरव हमेशा पहले इन मनोवैज्ञानिक बीमारियों को जांचते थे, क्योंकि अक्सर इन मानसिक स्थितियों में इंसान को लगता है कि उसके आसपास भूत है या उसके अंदर किसी आत्मा का वास है। उनका मानना था कि सबसे बड़ा मरीज आत्मा नहीं बल्कि इंसान का दिमाग होता है। पैरानॉर्मल एक्टिविटी मानने से पहले वो मेडिकल संकट को हमेशा खारिज करते थे, और ये उनकी एक बहुत बड़ी खासियत थी। लेकिन जनकपुरी का ये केस मानसिक बीमारी से कहीं आगे का लग रहा था। जैसे ही गौरव और उनकी टीम उस बिल्डिंग के पास पहुंची, सड़क तक उस लड़की की चीखने की आवाजें आ रही थी। पड़ोस की बिल्डिंग से लोग बाहर निकल आए थे और वहां भीड़ जमा हो गई थी। लिफ्ट से जैसे जैसे वो टीम उस फ्लोर के पास पहुंच रही थी, वो चीखें और भी ज्यादा खौफनाक होती जा रही थीं। अजीब बात देखिए, जैसे ही गौरव ने दरवाजा खोला और उस कमरे में कदम रखा, वो लगातार चीखना एक झटके में बंद हो गया। लड़की एकदम शांत हो गई, और सबसे डरावनी बात ये थी कि उसने गौरव को देखकर बस एक लंबी मुस्कुराहट दी। उसके देखने का तरीका ऐसा था जैसे वो गौरव को बहुत पहले से जानती हो और उनके बीच कोई गहरा रिश्ता हो। ये नज़ारा देखकर उसके पिता भी पूरी तरह शॉक में थे। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। गौरव की टीम ने पूरे घर में EMF मीटर्स और कैमरास इंस्टॉल कर दिए थे। आमतौर पर किसी नॉर्मल केस में 1 या 2 मशीन रिएक्ट करती हैं, लेकिन इस घर में हर एक कैमरा अचानक फ्लैश करने लगा। खास तौर पर लड़की के कमरे के पास रखे EMF मीटर्स इतनी अजीब रीडिंग्स दे रहे थे जिसे किसी भी तकनीकी खराबी या नॉर्मल इक्विपमेंट मैलफंक्शन का नाम नहीं दिया जा सकता था।
फिर जब गौरव उस लड़की के पास बैठे और उन्होंने पूछा, कौन है तू? क्या तू मुझे जानती है? तो जवाब सुनिए, इस घर की हर एक बला तुझे जानती है। हमें ही तो साथ लेकर चलता है तू, आज एक और को लेकर जाएगा। और रोंगटे खड़े कर देने वाली बात ये थी कि गौरव को उस वक्त बिल्कुल ऐसा महसूस हुआ जैसे ये आवाज उस लड़की से नहीं बल्कि ठीक उनके अपने पीछे से आ रही थी। बाहर मॉनिटर रूम में हालात और भी खराब थे। एक टीम मेंबर ने अलग अलग कैमरा फीड्स में साफ देखा कि किसी दीवार के पीछे से एक शैतानी चेहरा उन्हें घूर रहा है। ये घटना सिर्फ एक मॉनिटर पर नहीं बल्कि मल्टीपल फीड्स पर लगातार दिख रही थी। घबराहट के मारे एक टीम मेंबर दौड़ता हुआ ठीक उसी कमरे में चला गया जहां गौरव थे। 6000 केसेस। इतने लंबे अनुभव में पहली बार ऐसा हुआ था कि गौरव तिवारी डर के मारे पूरी तरह जम गए थे। वो बिना हिले एक जगह खड़े थे, बिल्कुल किसी मूर्ति की तरह। उनकी ऐसी स्थिति उनकी टीम के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थी, और वो लड़की बस उन्हें देखकर मुस्कुराए जा रही थी। टीम को सच्ची में लगने लगा था कि शायद सारी आत्माएं अब गौरव पर ही हावी हो रही हैं। फिर किसी तरह होश में आने के बाद गौरव ने अपना वही पुराना कंट्रोवर्शियल तरीका अपनाया। उन्होंने उस कमरे में खड़े होकर चिल्लाते हुए कहा, यहाँ जितनी भी आत्माएं हैं वो मेरे साथ चलो और इस जगह को छोड़ दो। ये तरीका हमेशा से उनकी टीम को डराता था, क्योंकि गौरव दूसरों को बचाने के लिए खुद उन ऊर्जाओं को अपने साथ जोड़ने का प्रस्ताव दे देते थे। एक बहुत ही बड़ा रिस्क। ये इन्वेस्टिगेशन तो वहाँ खत्म हो गई, लेकिन आगे जो हुआ उसने आने वाले कल को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उस केस के बाद रात के लगभग 1:30 बजे जब गौरव घर लौटे तो वो बेहद परेशान थे। उन्होंने पत्नी के लगातार आते कॉल्स का कोई जवाब तक नहीं दिया था। पत्नी के पूछने पर उन्होंने जो कहा उसने सबको झकझोर दिया। गौरव ने कहा कि वो सारी बलाएं वापस आ गई हैं और वो सब उनकी मौत चाहती हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि उन्हें हर तरफ बस काले साए यानी ब्लैक शैडोज नजर आते हैं जो लगातार उन पर हंस रहे हैं। और फिर 7 जुलाई 2016 की वो सुबह आई। शुरुआत बिल्कुल आम थी। उन्होंने काम के मेल्स चेक किए, दोपहर में परिवार के साथ बैठे और फिर नहाने के लिए बाथरूम गए। लेकिन कुछ ही पल बाद अंदर से एक बहुत तेज गिरने की आवाज आई। परिवार वालों ने घबराकर जब दरवाज़ा खोला तो उन्हें जमीन पर पाया। उनकी नब्ज रुक चुकी थी। उन्होंने बाथरूम में एक दुपट्टा इस्तेमाल करके अपनी जान ले ली थी। इस दर्दनाक मौत को लेकर आज हमारे पास 2 बिल्कुल अलग नजरिए हैं, और इस विश्लेषण में हम किसी एक का पक्ष नहीं ले रहे हैं बल्कि न्यूट्रल ढंग से जानकारी रख रहे हैं। पुलिस का मानना था कि ये फांसी लगाने से हुई एक नॉर्मल आत्महत्या थी, लेकिन परिवार का नजरिया अलग है। उनके अनुसार गौरव की मौत या तो उनके काम की वजह से हुए एक्सट्रीम डिप्रेशन का नतीजा थी या फिर जनकपुरी केस में शामिल उन डार्क पैरानॉर्मल ऊर्जाओं का डायरेक्ट असर था। तो आखिर सच क्या है? क्या लगातार 6000 खौफनाक और अंधेरे किस्से सुलझाने के बोझ ने सच में उनके दिमाग को तोड़ दिया था, या फिर सच में उस आखिरी रात उनका सामना किसी एक ऐसी ताकत से हो गया था जिसे वो खुद कभी हरा नहीं पाए? ये एक ऐसी पहेली है जो इस घटना की तरह हमेशा के लिए एक राज बनकर रह गई है। इस विश्लेषण को देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है इसने आपको सोचने पर मजबूर जरूर किया।